आज के इस वीडियो में हम आपको गणित के सवालों को ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे कि आप कैसे किसी भी प्रश्न को 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और यह ट्रिक जो है आप केवल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में ही लागू कीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कैसे आप 2-2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे, सो आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे और 1 से लेकर के 60 तक प्रश्न भी सॉल्व करके दिखाएंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। और यह वही सभी प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ट्रिक भी आप जान जाइएगा कि कैसे ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। तो आइए हम आज की इस वीडियो में जानते हैं। सो मेरा नाम है मंटू और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएलएस एजुकेशन। और आप हमारा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, जिसमें आपको मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगी और आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज़ मिल जाएगी। और आपको न्यूज़ भी चाहिए तो न्यूज़ भी मिल जाएगी। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए और आप अपना तैयारी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, या प्ले स्टोर पर जाकर के डीएलएस एजुकेशन सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगी और आप अपना तैयारी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कैसे 2-2 सेकंड के अंदर आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर देंगे, वो भी गणित का। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि गणित में 95 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 100 अंक का होगा। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलेगा। जो 15 मिनट का समय मिलता है उसमें आपको बोला जाता है कि आप सभी अच्छे ढंग से अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें। तो यहाँ पे हम आपको सारी बातें बता देते हैं कि क्या क्या पढ़ना होता है, जिससे आपका 15 मिनट बचेगा और आप 15 मिनट में जो है आप अच्छे से वहाँ पे जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 15 मिनट में आपको यही बोला जाता है, ये सब पढ़ने के लिए बोला जाता है। उसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दें। कहने का मतलब हो गया कि जो भी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही शब्द में उत्तर देने का प्रयास करें। और आगे कहा जाता है 2 नंबर में कि दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट की गई है, यानी कि आपको दिखाया गया है कि कौन सा जो प्रश्न है वो कितने अंक का है, जो कि दाहिनी ओर आपको दिखाया जाता है। आगे आपको कहा जाता है कि इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा समय आपको 15 मिनट का मिलता है। यह जो प्रश्न पत्र होती है वह 2 खंडों में होती है। पहला एक अ खंड और एक खंड ब होती है। अब आपको बता देना चाहेंगे कि अ खंड में 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कहते हैं, यानी कि 60 प्रश्न होंगी। और ये जो सभी प्रश्न होती है वह प्रत्येक के लिए एक एक अंक जो होती है वह निर्धारित की गई होती है, जिनमें से किसी 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। कहने का मतलब हो गया कि आपको 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगी और उनमें से आपको 50 प्रश्न का ही जवाब देना होता है। 50 से अधिक प्रश्न के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का मूल्यांकन किया जाएगा। अपना उत्तर उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही वृत्तों को काले या नीले पेन से भरें। किसी भी प्रकार का व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का उत्तर पुस्तिकाओं पर प्रयोग नहीं करना, जो करना है वह मना है, इसे आपका उपयोग नहीं करना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। कहने का मतलब देखिए, पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सारी बातें अगर नहीं समझे होंगी तो काफ़ी नुकसान आपको हो जाएगी। देखिए, जो भी परीक्षा में आपको बताई जाती है उसको सबसे पहले आपको जानना जरूरी होता है ना। आपको बताया जा रहा है कि 60 प्रश्न दी जाएंगी। 60 प्रश्न में से आपको 50 प्रश्न को ही सॉल्व करना है। 60 में 60 प्रश्न का जवाब नहीं देना है। अगर आप 60 प्रश्न का जवाब देते हैं तो आपका नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि जो भी प्रश्न आप सॉल्व करेंगे उसका मान्य नहीं होगा, वह अमान्य रहेगा। तो आप ऐसा न कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका 51 के बाद से 50 के बाद से 51 या 52 नंबर प्रश्न सही रहता है और पीछे वाला कोई गलती हो जाता है, तो ये समझ जाइए कि 50 के पहले वाला ही काउंट किया जाएगा, उसके बाद वाला कोई भी प्रश्न जो है वह काउंट नहीं किया जाएगा, उसका उत्तर नहीं लिखा जाएगा, उसका काउंट नहीं किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखनी है। और आपको जो OMR सीट दी जाएगी
उसमें आपको काले या नीले बाल पेन से ही, ध्यान रहे, बाल पेन का यूज़ करना होता है ना। अब बाल पेन कौन होता है, आप जब कलम लेते हैं तो पेन जो खरीदते हैं उस पर बाल पेन लिखा हुआ रहता है, वही बाल पेन अनिवार्य होता है। तो अब बाल पेन का ही यूज़ कीजिएगा, किसी दूसरे पेन का यूज़ आपको नहीं करनी है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, है ना। आप लिंक लाइजर, जो लिंक होता है, लिंक का जो पेन होता है वह बाल पेन होता है, आप लिंक के पेन का यूज़ कर सकते हैं, अधिकतर ज़्यादा पेन वही चलता है, तो आप उस पेन का यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब इसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में बताया गया है, तो चलिए इसे हम लोग छोड़ देते हैं, फिर अगर इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, और हमें पता है कि आप सभी हिंदी बोर्ड से हैं। चलिए ये सारी बातें आप जान लीजिए, फिर आपको ट्रिक के माध्यम से हम आपको प्रश्न को समझाने वाले हैं। सिर्फ आपको ट्रिक बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे, और जो समझाने वाला का बहुत अच्छे से समझाएंगे, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा तो आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए। लेकिन सबसे पहला ज़रूरी यही होता है, कोई आपको ये नहीं बताएंगे और हम आपको बता रहे हैं तो सुन लीजिए, सुना कीजिए, समझा कीजिए। आगे बताया जा रहा है कि खंड ब में 27 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रहे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 27 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक चीज़ आपको हम बता दें कि बहुत ऐसे बच्चों का गलतफहमी बना हुआ है, अफवाह चल रहा है कि 70% ऑब्जेक्टिव हो गई है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ नहीं आई है, सभी न्यूज़ गलत है। आपको 50% ही ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव की गई। जिस तरह से पिछले साल पूछा गया था उसी प्रकार से इस साल भी पूछा जा रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, सेम इसी प्रकार से है, और इस साल भी उसी तरह से आपको परीक्षा देनी होगी। आगे बताया जा रहा है प्रत्येक के लिए 2 अंक जो है निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि 27 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किए जाते हैं। पहले 1 नंबर वाला पूछा जाता है, फिर अब से 2 नंबर वाला पूछा जाता है, जिनमें किन्हीं 15 प्रश्नों का ही जवाब देना होता है। यहाँ पे आपको साफ साफ बता दिया गया है कि आपको 15 प्रश्न का ही जवाब देना है 27 प्रश्न में से। आगे बताया जा रहा है इसके अतिरिक्त इस खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। जो इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे वह 8 प्रश्न जाएंगे प्रत्येक के लिए, जिनमें प्रत्येक के लिए आपको 5 अंक निर्धारित की गई है और आपको 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यानी कि आपसे 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। उसमें से आपको 4 का ही जवाब देना है, जिनके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए होते हैं। ये रही सारी बातें आपके एग्ज़ाम के लिए कि आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, उसके पहले आपको क्या क्या उपयोग करना है। और आपको पहले बता दिया गया है कि व्हाइटनर या कोई भी तरल पदार्थ का यूज़ नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो पेपर रहेगा वह अमान्य हो जाएगा, है ना। ये चीज़ को ध्यान में रखिए। चलिए अब आइए हम बात करते हैं 1 से लेकर के 60 प्रश्न तक कैसे आप ट्रिक के माध्यम से है या किसी और तरीके से कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी तरह से। आइए हम आपको बताते हैं बहुत ही आसान तरह से, ऐसा आपको कोई भी नहीं बताएगा जिस तरह से हम आपको आज बताने वाले हैं। चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले नंबर प्रश्न की, और सबसे पहला आपका ट्रिक। प्रश्न कह रहा है कि 7/20, प्रश्न देखिए, प्रश्न ध्यान से सुनिए। प्रश्न कह रहा है कि 7/20 का दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पे दशमलव प्रसार पूछा जा रहा है कि शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो मेरा ट्रिक याद करके रखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप नीचे वाले को थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। किसमें, तो इसका आप गुणनखंड कर लीजिएगा। अगर इसमें 2 और 5 आता है तो वह शांत रहेगा, और 2 और 5 नहीं आता है तो वह अशांत रहेगा। तो चलिए हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 20 का जब करेंगे तो 2 से जो डिवाइड होगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10। 10 को करेंगे हम लोग किसी से, 2 से, तो हो जाएगा 5, और 5 को करेंगे 5 से तो हो जाएगा 1। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 × 5 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे केवल 2 और 5 ही आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गई होगी। अगर कभी पूछेगा कि दशमलव प्रसार क्या होगा तो नीचे वाले का मान आपको ध्यान में देना है और उसका आपको खंडित कर देना है, उसको तोड़ देना है अलग अलग। अगर उसमें 2 और 5 आता है तो शांत होगी, अन्यथा वो अशांत हो जाएगी। ये बात आपको याद करके रखनी है। तो यहाँ पे शांत हो गई। चलिए अब बात करते हैं, ये रही आपकी पहला ट्रिक। और ऐसा आप कोई भी प्रश्न आएगा तो धड़ाधड़ आप बना दीजिएगा एकदम चुटकियों बजाते हुए। चलिए आइए बात करते हैं, बहुत ही शानदार और मज़ेदार प्रश्न है, और यह प्रश्न बहुत ही आसान है, कई बार पूछा भी गया है। प्रश्न कह रहा है 2 नंबर,
पाई है 1। मतलब पाई जो है वह क्या है, तो पाई बाबू याद करके रखिएगा, ये याद करने वाली है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप कहिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या कैसे है, इसे सिद्ध करके बता दीजिए, तो हम ये भी सिद्ध करके बता देंगे, आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपना शेयर कीजिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न, और इसमें क्या ट्रिक लगेगा वो ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा 15 है और लसा 105 है, इनमें एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको क्या करना है, आपको लसा या मौसा दिया गया है उसको गुणा में लिख देना है। जैसे कि मौसा 15 दिया है और लसा 105 दिया है, देखिए ट्रिक है, और उसके बाद से आपको बराबर लिख देनी है। अब उसके बाद से क्या कह रहा है कि इसमें से एक संख्या दी गई है, तो जो संख्या दी गई है उसको लिख देंगे, और गुणे में आपको दूसरी संख्या लिखना है, तो दूसरी संख्या का मान यहाँ पे दी नहीं गई है, तो उसके बदले हम मान लीजिए कि पहली संख्या ए है, तो दूसरी संख्या हम लोग यहाँ पे बी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, अपना नाम का स्पेलिंग भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है उसे। अब यहाँ पे देखिए, इसको कट कीजिए, 5 तियाई 15 क्या हो गया, 3 × 105। अब 3 गुणे 105 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 315 आ जाएगा। तो 315 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो गया 315। कितनी आसान है, यही रही आपकी ट्रिक। कुछ नहीं करना है, दोनों को ये मल्टीप्लाई में लिख देना है, फिर बराबर करके दो संख्याएं होती हैं उनको भी मल्टीप्लाई में लिख देनी है। तो पहली संख्या 5 दी गई थी, यानी कि 5 गुणे, और दूसरी संख्या नहीं दी गई है, उसके बदले हम लोग बी लिख लिए। अगर पहली संख्या नहीं दी हुई थी वही होती तो हम लोग उसके बदले ए लिख लेते, और दूसरी संख्या लिख करके कटा करके हम अपना आंसर ला लेते, तो आंसर आ जाता। इस प्रकार से हमारा जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 315 आ जाएगा। ये ट्रिक रही समाप्त यहाँ पे। इसी तरह का कोई भी रहेगा तो क्या बनाइएगा, धड़ाधड़ बनाइएगा, कोई भी दिक्कत बाबू नहीं होगी। तो मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सभी लोग एक साथ बाबू लाइक कर दीजिए। हमें इससे मनोबल बढ़ता है, इससे हमको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है कि जो हम मेहनत करते हैं, जो इतने ज़्यादा बोलते हैं समझाते हैं, बहुत अच्छा मेहनत लगता है इसको पढ़ाने में बताने में, तो हमारा मनोबल बढ़ता है, तो हम और भी उत्सुक से होकर के पढ़ाते हैं और बताते हैं। और बाबू अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि ऐसा तैयारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ट्रिक के माध्यम से कि आप धड़ाधड़ बना दीजिएगा। क्योंकि आप समझ जाइए, अगर आप मैथ का अगर सॉल्व कर लेते हैं ना एकदम 50 में 50, तो समझ जाइए आपको टॉपर बनने से, या आपका 70%, 80%, 90% कोई नहीं रोक सकता है। अदर सब्जेक्ट तो बहुत ही आसान होती है, लेकिन मैथ ही कठिन होता है ना, तो उसके लिए भी हम ट्रिक लेकर के आ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए ध्यान से, और यहाँ पे कौन सा ट्रिक लगेगा ध्यान से समझिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, अपरिमेय संख्या कहने का मतलब हो गया कि जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या अपनाना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो यहाँ पे रूट वाला दिया है, रूट से बाहर करना है। जो संख्या रूट से बाहर हो जाएगा वह परिमेय हो जाएगी, जो संख्या रूट से बाहर नहीं होगा वो हमारी अपरिमेय हो जाएगी। कितनी अच्छी ट्रिक है। तो यहाँ पे देखिए, ये -9/√16 है, तो -9 में रूट नहीं है तो -9 का 9 हो जाएगा, और रूट 16 है, रूट 16 को जब हम बाहर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। रूट से बाहर करेंगे कि 4 चौके 16 होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको जब हम लोग कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/2 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या के रूप में, यानी कि P/Q के रूप में आ गई, है ना। या आप इसे भी कह सकते हैं कि P/Q के रूप में है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि ये अपरिमेय नहीं होगी। यहाँ पे देखिए कह रहा है बी नंबर ऑप्शन में कि √3/5, तो √3/5 इसे बाहर कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा था क्या चीज़, जो अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो रूट से बाहर नहीं होगा वो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि बी नंबर आपका आंसर सही है। और इसे बाहर कीजिएगा तो बाहर हो जाएगी, 1 को बाहर कीजिएगा 1 आ जाएगा, 100 को बाहर कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे 36 है, 36 को बाहर कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, और 64 को बाहर कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, अब द्विघात समीकरण क्या होता है इसके बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना बाबू, जानकारी तो होनी चाहिए। द्विघात समीकरण क्या होती है, देखिए तो द्विघात समीकरण होती है ax² + bx + c, यानी कि इस रूप का जो भी होगा वही जो होगा वह हमारी क्या होगा, वह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, और सबसे पहले हम एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो भी आपको हम बता रहे हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, इसका हम क्रैश कोर्स ला करके आपको दे दिए हैं।
क्रैश कोर्स में आपको इतने अच्छे ढंग से बताए हैं जिसमें आपको लॉन्ग आंसर हो या शॉर्ट आंसर हो आप कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर दीजिएगा। नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके देखिए, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो का प्लेलिस्ट का। क्रैश कोर्स के माध्यम से बहुत ही अच्छे से आपको हम पढ़ाए हैं जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो एक बार जरूर वीडियो को देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये सभी फॉर्मूले जो होगी या कुछ भी होता है वो आपको वहाँ पे पता चल गई होगी, तो यहाँ पे हम समझाएंगे तो 1% भी दिक्कत नहीं होगी। सच कह रहे हैं आपसे, 1% दिक्कत नहीं होगी। तो वैसे आपको बता दें कि यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि द्विघात समीकरण कौन होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c का जो रूप का होता है वही हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का ए नंबर ऑप्शन में रूट एक्स है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे ax² प्लस bx कह रहा था अब प्लस c, तो x का मान रूट में है नहीं है, तो ये हमारा आंसर गलती हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या कह रहा है, x³ है, लेकिन हमारा ax² कह रहा था, तो स्क्वायर की जगह यहाँ पे q है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है यहाँ पे 2x² बराबर 2x माइनस 1/x। तो यहाँ पे अब देखिए ये 2x है और यहाँ पे माइनस 1/x है, तो इसके बदले जब इसे सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व कीजिएगा, जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये किस रूप में आ जाएगा, फिर ये कट जाएगा। देखिए ये जो है वह 2x² के रूप में आ जाएगा। तो 2x² बराबर के इस साइड है या 2x² बराबर के इस साइड है, यानी कि लेफ्ट LHS और RHS में है, तो LHS RHS यानी कि दाहिने साइड बाएं साइड है बराबर के, तो कट जाएगा। क्योंकि आप देखे हैं कई बार आपको बताया भी गया है, अगर इधर 3 रहता है और इधर 3 रहता है तो ये दोनों क्या होती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। ये तो आप पहले से पढ़े हुए हैं, तो ये खत्म हो जाएगी, तो ये भी आपके आंसर क्या होगी, नहीं होगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी नंबर में देखिए क्या कह रहा है, डी नंबर में कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 2। अब यहाँ पे देखिए x बट्टे कुछ नहीं नीचे दिया गया है, तो वहाँ पे 1 रख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे x हो जाएगा, यानी कि ये इस रूप का आ जाएगा x, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आया है, तो 1 में जब x से करेंगे तो x बचेगा, और x से ऊपर करेंगे यहाँ पे जोड़ बना देंगे हम लोग, बट्टे वाला जोड़, जो बट्टा वाला जोड़ होता है, तो x² हो जाएगा ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे x से कट जाएगा 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा, और बराबर नीचे यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे लिख देंगे 1 और इसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2x के बराबर हो जाएगा और x² प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारी किस रूप की आ गई, ax² प्लस bx प्लस c के रूप की आ गई। इस प्रकार यह हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी बाबू, तो यह हमारी हो जाएगी द्विघात समीकरण हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। यही आपकी ट्रिक थी, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी इसको सॉल्व कर देना है। देखिए हमको समझाने में ज़्यादा समय थोड़ी सी लग रही है, लेकिन आपको बनाने में समय नहीं लगेगा, आपको तो खुद अनुभव हो ही रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए अगला ट्रिक देखिए बाबू क्या कह रहा है, बहुत ही मजेदार और बढ़िया प्रश्न भी है। कह रहा है कि 188/220 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप कहने का मतलब होता है इसको कटा करके एकदम छोटा कर दो, एकदम इतना छोटा कर दो कि उसके बाद से वो कट नहीं सकता है, जितना मन करे उतना काट दो, एकदम मन जितना करता है उतना काटते जाओ। तो इसे जितना काटोगे, मतलब इसे जितना छोटा करोगे, तो यह 47/55 से ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता है। 47/55 से छोटा हो जाएगा भाई, मतलब इसको काटिएगा तो होगा, नहीं होगा 188 को, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी। तो इसको कुछ नहीं करना, ये तो 2 क्लास वाला बच्चा बना देगा, इसको छोटा कर देना है। सरलतम रूप का मतलब होता है छोटा कर दो, एकदम काट करके, तो क्या आएगा 47/55, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, 6 नंबर का। चलिए आगे बात करते हैं, अगला जो है क्या चीज है, तो देखिए आगे कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। वाह क्या बात है, ये तो हमने आपको क्रैश कोर्स वाले वीडियो में बता चुका है। तो क्रैश कोर्स वाला वीडियो देखेंगे तो धड़ाधड़ बता दीजिएगा और नीचे कमेंट करके बता दीजिए हमें इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक p के लिए, ये भी चीज़ हमने आपको बता दिया है। तो विषम संख्या के रूप का होगा, अगर किसी पूर्णांक के लिए p है तो इसका आंसर क्या होगा, आप इसे याद कर लीजिएगा कि 2p + 1 होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि p के बदले अगर कोई भी हम लोग मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो वह हमारी संख्या जो आएगी वह हमारी विषम संख्या आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी संख्या रख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 4,
और 4 में 2 से गुणा करते कितना हो जाएगा 8, और 8 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9, और 9 क्या है? तो कहिएगा कि सर ये तो विषम संख्या, ये तो सम संख्या है नहीं, क्योंकि सम संख्या वही होती है जिसे हम 2 से आसानी से भाग दे देते हैं। तो हमारी क्या हो जाएगी? यही हमारी हो जाएगी। इसे आप याद भी कर सकते हैं कि 2p+1 होती है, और हमने आपको क्रैश कोर्स वाले वीडियो में बताया है 2m+1, यानी कि इस फॉर्म में बताया है। तो यहाँ पे m के जगह p दे दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है? m के जगह p, चाहे p के बदले m, बात तो वही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम सभी का बहुत ही शानदार बाबू प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किसी O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PR तथा PS खींची गई है। यदि PR 8 सेंटीमीटर है तो PS की लंबाई बता दीजिए। कितनी अच्छी बात है बाबू। चलिए तो आइए इसको ट्रिक के माध्यम से बना लेते हैं। सबसे पहले हम आपको एक फिगर बना देते हैं। ये कह रहा है एक वृत्त है और इस पे 2 जो है वह स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींची गई है, जिसमें कह रहा है इसका जो केंद्र है वह केंद्र क्या चीज़ है बाबू? तो O है, और यहाँ पे कह रहा है कि ये P है, और यहाँ पे कह रहा है कि ये R है, और यहाँ पे कह रहा है ये S है, जिसमें कह रहा है कि PR की जो दूरी है, P से R के बीच की जो दूरी है वह 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसकी दूरी बता दीजिए। तो आप जानते हैं कि जब स्पर्श रेखाएं होती है, जब इससे खींची गई है तो ये आपस में बराबर होती है, यानी कि PR की दूरी जितनी होगी उतनी PS की दूरी होगी। तो 8 सेंटीमीटर जब इसकी दूरी है तो इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी बाबू? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या सोचने वाली बात है? बहुत ही आसान है ना। अब तो आसान लग रहा होगा, मैथ एकदम हलवे की तरह लग रहा होगा, एकदम चुटकी बजाते हुए आप सॉल्व कर दीजिएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको। बहुत दिनों से आप परेशान थे कि पता नहीं हमसे बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। लेकिन अब नहीं होगी आपको दिक्कत, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है। इस जो ऐप आप देख रहे हैं, जिस ऐप से वीडियो बना रहे हैं, ये मेरा खुद का ऐप है। जाइए इसे डाउनलोड कीजिए और अपना पढ़ाई कीजिए। इसमें आपको चैप्टर वाइज सब चीज़ मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, है ना, मॉडल पेपर, सब चीज़, न्यूज़ जो आती है न्यूज़ भी मिल जाएगी। न्यूज़ देखते रहिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा कभी ना कभी आपकी सिलेबस के बारे में या कुछ ना कुछ अगर चेंज कर दिया गया तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी है, जहाँ भी है, फॉलो कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और क्रैश कोर्स वाला बाबू वीडियो जरूर देखिएगा एक बार। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं। मेरा मनोबल बढ़े, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है आप सभी को। कितने अच्छे से ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। चलिए तो अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा, बीटा और गामा त्रिघात बहुपद AX³ + BX² + CX + D के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, इसको आपको तो कुछ करना ही नहीं है। ये तो आपकी जो है, इसको हमने आपको पहले बता दी, ये कह दीजिए एक प्रकार की फॉर्मूला ही है। यानी कि फॉर्मूले के माध्यम से आप जानते हैं कि अगर त्रिघात बहुपद होगा और उसके 2-2 करके शून्यकों का जो योग दिया गया है, क्या क्या 2-2 करके दिया गया है ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि 2-2 करके शून्यकों का योग, प्लस माने जो योग होता है या जोड़ होता है। तो क्या बताए थे आपको कि -D/A होता है। तो आपका ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या सोचने की बात है, बहुत अच्छा है। चलिए आगे बात करते हैं बाबू। अगला जो प्रश्न है बाबू, जल्दी जल्दी इसे शेयर भी कर दीजिए प्लीज़, मेरा सपोर्ट कीजिए। जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना अच्छा तरह से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए, सपोर्ट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट करके हमें नहीं बताते हैं कि वीडियो कैसा लगता है, तो फिर इसी में थोड़ी सी हमें मेरा मनोबल टूट जाता है बाबू। चलिए तो ये कीजिए बाबू, शेयर भी कीजिए। अगला कह रहा है बाबू कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखा है तब रैखिक समीकरण के युग्म होगा। बहुत ही बढ़िया बाबू। कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरण के आलेख जो है समानांतर रेखा है, वो क्या चीज़ है बाबू? एक दूसरे के समानांतर है। तो उसका जो रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा वह क्या हो जाएगा, ये आपको बता देनी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि अनगिनत हल होती है। ये तो याद करने वाली बात है, तो आप इसे याद कर ही लीजिए, है ना। और इसके बारे में हम क्रैश कोर्स वाले वीडियो में बता चुके हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण वाला ये चैप्टर है, उसको हमने आपको बता दिया है। उसमें आपको एक एक पॉइंट आपको मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस तक बता दिए हैं, जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी, हमको पता है। और आप खुद बताते भी हैं, हमें थोड़ी सी खुशी भी होती है। चलिए आगे बताते हैं, इसमें क्या कौन सा ट्रिक लगेगा उसको हम आपको बता देते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 2x³ - 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग जो होगा वो क्या होगा। देखिए यहाँ पे अब इसका योग पूछ रहा है। तो अभी आपको हमने क्या बताया कि योग के बराबर क्या होता है। अभी आपको हमने बताया, वहाँ पे हमने आपको यही बताया
कि माइनस डी बट्टे ए होता है, लेकिन वह कब होता है? जब दो दो करके शून्यकों का योग होता है तब होता है। लेकिन यहाँ पे दो दो करके शून्यकों का योग नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे केवल शून्यकों का योग पूछा जा रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछा जा रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमने आपको बताया था माइनस बी बट्टे ए, माइनस बी बट्टे ए, यानी कि यहाँ पे जो होगा वह b का मान क्या होगा? -5 है, और a का मान क्या है? 2 है, तो लिख देंगे 2। और यहाँ पे आपको फॉर्मूला में कह दिया गया कि माइनस बी बट्टे, तो पहले एक और माइनस तो लगाएंगे हम लोग, क्योंकि पहले देखिए बच्चों से यही गलती होती है, पहले वाला माइनस छोड़ देते हैं अगर माइनस रहता है तो, और एक ही माइनस दे देते हैं, तो उनके अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाती है, तो प्लस यानी कि 5/2 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में दे करके रखनी है कि कब क्या पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको शून्यकों का योग तो पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दो दो करके शून्यकों का योग नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे माइनस डी बाई ए जो फॉर्मूला होती है, आपको हमने यहाँ पे जो इस वाले फॉर्मूले में हमने बताया आपको क्वेश्चन नंबर बी में कि माइनस डी बाई ए होता है, लेकिन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि शून्यकों का योग जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पे केवल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का पूछा जा रहा है मान, लेकिन वहाँ पे क्या पूछा जा रहा था? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान पूछा जा रहा था, लेकिन वहाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, केवल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछा जा रहा है। तो क्या ट्रिक लगा देनी है कि माइनस बी बट्टे ए, तो माइनस बी यानी कि पहले से माइनस दिया गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट्टे ए का मान है 2 दिया गया, यानी कि क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बाबू, अगला 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समीकरण 9x² - 1 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले d का मान ज्ञात करना होता है। अगर d बराबर हम सभी का 0 आ जाता है तो क्या होता है, d बराबर जब हम लोग का 0 नहीं आता है तो क्या होता है, ये चीज़ आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बारे में भी हमने आपको क्रैश कोर्स वाले वीडियो में सारी जानकारी आपको दी है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके आपको तरीका इसका बता देते हैं क्या होता है। देखिए बाबू, सबसे पहले आपको यहाँ पे d का मान ज्ञात करना होता है। तो d बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है कि b² - 4ac होता है। तो यहाँ पे b का मान बाबू क्या है? यहाँ पे b का मान 0 है, क्योंकि ax² - bx होता है। तो x का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि x² का वैल्यू तो दिया गया है, लेकिन x का वैल्यू नहीं दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे 0 है। तो 0 का स्क्वायर -4, और a का मान यहाँ पे 9 है, और इंटू c का मान -1 है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0, माइनस 4 में 4 से, तो 4 में 9 से, 4 से बोल दिए, 4 में 9 से करेंगे तो 36, और ये फिर -1 से यानी कि अब हो जाएगा +36, यानी कि 0 + 36 कितना माना जाएगा बाबू? 36 आएगा। तो ये जो 36 आया, ये क्या हुआ? d का मान क्या हुआ? d का जो मान हुआ वह बड़ा हुआ किससे? 0 से हुआ। जब d का मान बड़ा होगा 0 से, तो मूल जो होगा वह वास्तविक और असमान होगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो आप सभी का ए सही हो जाएगा। तो यही आपकी ट्रिक थी या तरीका थी। चलिए आगे बात करते। तो मतलब अब जैसा अगर आपके सामने कोई भी प्रश्न आता है तो अब तो आपको की दिक्कत नहीं होगी ना कोई भी। हाँ, बहुत ही बढ़िया। चलिए बाबू, क्या बात है। अगला देखिए बाबू, क्या प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि यदि ए बी सी तथा पी क्यू समरूप त्रिभुज है। ध्यान दीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि यदि ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है, जिनमें कोण ए बराबर 42 डिग्री है, कोण आर बराबर 80 डिग्री है, तो कोण बी बराबर क्या होगा, ये आपको बता देनी है। यानी कि देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज है, ध्यान से समझिए ट्रिक के बारे में। यहाँ पे ए हमने लिखा, बी यहाँ पे सी, यहाँ पे हमने लिख दिया पी क्यू आर है, तो पी क्यू और आर। अभी कह रहा है कि समरूप है। समरूप का मतलब इस सबका कोण आपस में बराबर है। अच्छी बात है। जब इसमें आपस में सबका कोण बराबर है तो कोण ए बराबर 42 डिग्री दिया गया है, तो इसका भी बदले आपको 42 डिग्री हो जाएगा। इसको बाहर लिख देते हैं क्योंकि अंदर नहीं लिखा जाएगा, हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है। और आर बराबर 80 डिग्री दिया गया है, तो आर बराबर हम लोग 80 डिग्री यानी कि यह 80 डिग्री हो जाएगा, तो हम लोग सी का वैल्यू भी 80 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि बी का वैल्यू बता दीजिए। जब ये हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे जब हमको ए बराबर दे दिया गया, बी सी बराबर दे दिया गया, बी का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि हम सभी जानते हैं कि एक त्रिभुज का जो होता है वह तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बाबू,
180 डिग्री होता है। तो कोण ए का बाद यानी कि 42 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस कोण बी का वैल्यू ज्ञात करना था, यानी कि कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसे जोड़ करके 42 को और 80 को जब आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा बाबू 122 हो जाएगा, और 122 प्लस बी हो जाएगा कोण बी, तो और बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण बी बराबर बाबू क्या हो जाएगा 180 माइनस 122। जब 180 माइनस 122 कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा वह क्या हो जाएगा 58 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये बात याद करके रखिएगा, यानी कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप अपने मन से सोच करके जानिएगा। जब ये पहले ही कह दिया है कि समरूप है, यानी कि जो ABC का वैल्यू होगा वो आपको PQR का वैल्यू होगा, तो यहाँ पे दोनों में देखिए अलग अलग करके दिया हुआ था। कितनी अच्छी बात है यार, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो हम लोग को डरना नहीं है, एकदम जवाब धड़ाधड़ देनी है ना, ट्रिक तो जान ही रहे हैं हम लोग। चलिए तो लाइक कर दीजिए जो लोग नहीं किए हैं बाबू। आगे अगला प्रश्न है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य क्या होंगे। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 की जो होती है वह शून्यक जो होती है वह क्या होती है, तो इसका आसान है। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या किया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 शून्यक बराबर यानी कि 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे प्लस का 5 और एक्स बराबर क्या हो जाएगी √5। ठीक है, तो √5 जो होती है आपको हम क्रैश कोर्स वाले वीडियो में बता दिए हैं कि रूट में जो मान रहता है वह प्लस और माइनस दोनों का मान रहता है, यानी कि इसका जो शून्यक हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि √5 माइनस √5, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा बाबू वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है बाबू कि समीकरण निकाय 3x प्लस ky बराबर 0 तथा 2x प्लस 5y बराबर 20 के अद्वितीय हल के लिए की का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा। अब अद्वितीय हल कब होता है ये बात हमने आपको बता दिया है क्रैश कोर्स वाले वीडियो में। फिलहाल यहाँ पे बता देते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तो जो हमारा होता है वह अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ पे a1 यानी कि a1 का वैल्यू क्या है 3 है, बट्टा a2 का वैल्यू क्या चीज़ है तो 2 है, बराबर नहीं किस चीज़ का तो b1/b2, यानी कि b1 का मान k है और b2 का वैल्यू क्या है 5 है। अब इसको 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 में 5 से कीजिएगा तो 15 और 2 में कीजिएगा तो 2k, यानी कि 2k यहाँ पे बराबर नहीं होनी चाहिए 15, और k का वैल्यू क्या आ जाएगा 15/2 बराबर नहीं है, यानी कि k बराबर नहीं है 15/2। इस तरह से सॉल्व कर दीजिएगा तो k बराबर नहीं है 15/2, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर निकल करके आ जाएगा, है ना मजेदार तरह से। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। अब समानांतर श्रेणी में कब होता है ये आप जान जाइए पहले। देखिए समानांतर श्रेणी में क्या होता है, अगर दूसरे वाले का मान जो हो पहले वाले का मान से हम घटाते हैं और बार बार ऐसे ही करते जाते हैं तो हमारा वैल्यू समान आता है, तो हमारा समानांतर श्रेणी में आता है। यानी कि जो डी का वैल्यू होता है सारबंतर या पदांतर जिसे बोलते हैं हम लोग, डी का वैल्यू अगर समान आएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा वह समानांतर श्रेणी में होगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप -4 में 0 को माइनस कीजिएगा तो -4 आएगा, और यहाँ पे -8 में -4 को कीजिएगा तो माइनस घटाइएगा इसको तभी आपको -4 आएगा, यानी कि वैल्यू आपका समान आ रहा है। -4 यहाँ भी आ रहा है, -4 यहाँ भी आ रहा है, फिर 12 में से -8 को घटाइएगा तो भी आपको क्या आएगा, यही एक ही मान आएगा, तो इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस में ध्यान से बाबू, क्योंकि इसी चीज़ को आपको चेक किया जाता है कि आपका दिमाग कहाँ पे पहुँच रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि बिंदु -12 -12 किस पाद में है, तो किस पाद में है, ये दोनों निगेटिव है, यानी कि दोनों ऋणात्मक है। तो जब दोनों ऋणात्मक होगी तो ये तृतीय पाद में होगी, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको तो याद करके रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार, और ये तो सूत्र वाला प्रश्न है। कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सत्य है। इनमें से कौन सूत्र सत्य है बाबू, तो SN बराबर फॉर्मूला होता है कि n/2 × 2a + n-1 × d, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए पे आप टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं बाबू। आगे कह रहा है कि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 का विविध कर क्या होगा। देखिए बाबू ये प्रश्न को घुमाया गया है, ध्यान से समझिएगा। तो बाबू हम सभी जानते हैं कि d बराबर होता है b² -
4ac। लेकिन यह फॉर्मूला कब लागू होता है? जब ax² होता है, लेकिन यहाँ पे तो bx² है, यानी कि a के बदले b और b के बदले c लिख दिया है, तो हमको भी इसी तरह से उल्टा पुल्टा कर देनी है। तो यहाँ पे b के बदले क्या लिख दिया है? a, और a के बदले b, तो हम भी यहाँ पे b के बदले क्या लिख देंगे? a, यानी कि a² माइनस b का b, 4 का 4, a के बदले अब हम लोग भी b कर देंगे, तो b यहाँ पे c। अब देखिए ये कहाँ पे लागू हो रहा है? a² माइनस 4bc, a² माइनस 4bc आपको ऑप्शन बी में लागू हो रहा है, तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप अपने मन से दिमाग लगाइए, है ना। ये तो सब चीज़ हमने आपको बता ही दिया, है ना मज़ेदार। और इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए ताकि किसी भी तरह की आपको दिक्कत ना हो। आगे देखिए बाबू कह रहा है, ये तो आपको हम कहेंगे बाबू बनाइए, बना करके इसके बताइएगा, लेकिन आपको आंसर हम आपको बता देंगे क्या आएगा, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष -4,0, 0,3 तथा 0,0 है, तो इसकी जो क्षेत्रफल होगी बाबू क्या होगी? आप सॉल्व कीजिए। ये जाइए निर्देशांक ज्योमिति का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये आप जाइए और सॉल्व कीजिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप हमसे बता दीजिए। वैसे आपको बता देना चाहेंगे इसका आंसर 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जा करके सॉल्व करके इसका हमको आंसर फिर से बता दीजिएगा या आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये लंबा है, थोड़ी सी इसमें ट्रिक वाला, अगर इस पर भी वीडियो चाहिए तो ट्रिक वाला वीडियो है, लेकिन पहले आप सॉल्व कीजिए, फिर आपको बाद में हम बताएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो देखिए सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वह सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये सर्वांगसम नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये याद करने वाली बात है, तो आप इसे याद करके रख लीजिएगा कि सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वह क्या होते हैं बाबू? तो समरूप होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और यहाँ पे भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है और आपको ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि यदि बहुपद f × x बराबर x² माइनस 3x + 5 के शून्यक a और b हो, तो 4a + b बराबर क्या होगा? यानी कि 4a + b का आपका वैल्यू कह रहा है, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये जो आपकी आपको बहुपद दी गई है, बहुपद में आपको अल्फा प्लस बीटा की मान ज्ञात कर देनी है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप लोग तो आप सभी को पता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो -b/a होता है। तो -b/a यानी कि अल्फा प्लस बीटा का अगर मान निकाल लेंगे तो a + b का वैल्यू निकल जाएगा। वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दिया है? a + b रख दिया है आपको घुमाने के लिए, है ना, कि घुमा करके आप गलती कर दें आंसर। लेकिन आपको तो गलती करना नहीं है क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, है ना। सभी चीज़ आपको बताने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पे -b/a, तो -b यानी कि b का वैल्यू क्या दिया? -3 दिया गया है, तो -3 और फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3/a क्या हो जाएगा? a का वैल्यू 1, यानी कि 3/a यानी कि 3 हो जाएगा। यानी कि a + b का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर 3 आ जाता है तो a + b का भी वैल्यू का आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 में अब 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 × 3 = 12, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है बाबू, कह रहा है प्रश्न कि समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 17 ... के प्रथम 24 पदों का योग बताइए। यहाँ पे देखिए 24 पदों का योग बताइए, तो आप एसन का वैल्यू अभी आपने पढ़ा कि एसन बराबर होता है क्या चीज़? n/2 × 2a + n-1 × d होती है। आप इस फॉर्मूले पर बैठा दीजिए। n का वैल्यू यहाँ पे 24 है, a का वैल्यू यहाँ पे 5 है और d का वैल्यू आपको निकाल लेनी है। किसमें? तो 8 में से 5 गया कितना? 3, यानी कि d की वैल्यू निकालना होगा तो दूसरे पद में से पहले पद वाले को घटा दीजिएगा, आंसर d का वैल्यू आ जाएगा। तो 8 में से 5 चल जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना। चलिए तो सॉल्व कर दीजिए। जब यहाँ पे n का वैल्यू कर रहा था 24/2, यानी कि क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर दीजिएगा। 2 × a, यानी कि a का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से जल्दी सॉल्व कीजिए ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। और n-1 × d, यानी कि n का वैल्यू 24 है, 24 में से क्या कीजिएगा? 24 में से 1 घटा दीजिएगा तो को बचेगा बाबू? तो यहाँ पे 23 बचेगा और 23 में आपको क्या कर देनी है? डी से जो है यहाँ पे
24 में से आपको घटेगा तो 23 बचेगा, और इंटू में कह रहा है इसका डी होनी चाहिए, यानी कि इंटू डी, डी का वैल्यू कितनी है 3 है। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा इस तरह से इस फॉर्मूले पर, तो आपका जो आंसर निकल कर के आएगा वह आंसर आपका क्या हो जाएगा 948 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, याद करके कितना आ जाएगा 948 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया है और इसमें भी आपको ट्रिक बता देते हैं। कह रहा है कि बिंदु 5,5 की मूल बिंदु से 5,5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, मतलब मूल बिंदु से दूरी बतानी है आपको। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक रूट लेना है और रूट लेकर के दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है, यानी कि 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और फिर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो जुड़ेगा तो जाएगा 50, और 50 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या चीज आएगा 5√2 आ जाएगा, यानी कि 5√2 आ जाएगा। जब 50 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 5√2 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है 26 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 है, BC बराबर 12 है और AC बराबर 5 है, तो कोण C का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक अपना लीजिए, पाइथागोरस आप पढ़े होंगे कि AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि अगर हम लोग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, अगर ये वैल्यू बराबर आ जाता है, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर के बराबर होता है, तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है और वहाँ पे हमारा 90 डिग्री ऑप्शन होता है, आंसर होता है किस चीज़ का √C का। तो यहाँ पे देखिए AB का वैल्यू 13 है, तो 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना यहाँ नहीं, तो यहाँ पे देखिए उल्टा कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे AB की जगह, यहाँ पे देखिए AB ये तो फॉर्मूला होता है, लेकिन AB की जगह यहाँ पे भी घुमा दिया गया है। यहाँ इसका कहने का मतलब ये है कि AB स्क्वायर बराबर होनी चाहिए किसकी, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की, है ना, ये मान घुमा दिया गया है, इसके बराबर होनी चाहिए। तो देखिए AB स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और BC स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144, अब प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 25 और 144 कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, और बराबर 169, तो क्या हो गया आपस में बराबर हो गई। जब आपस में बराबर हो गई तो क्या हो जाएगी, ये 90 डिग्री हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि अगर दो भुजाओं का वर्गों का योग अगर तीसरे भुजाओं के वर्ग के बराबर होती है तो हमारी वो पाइथागोरस लागू होती है नियम, और वो हमारी 90 डिग्री होती है, कोण जो होती है वो C का मान या B का मान। देखिए इस तरह से हम बनाते हैं, और ABC यहाँ पे हम लोग करते हैं तो यहाँ पे B होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले ही C बोल दिया है, इस तरह से बनाया है, लेकिन यहाँ पे C रखा है और A और B यहाँ पे लिखा, इसलिए ये उल्टा पुल्टा हो गया था। तो आपको घबराना नहीं है, ये उलाट पुलाट करके पूछेगा, लेकिन आपको इतने अच्छे तरह से हम बता रहे हैं तो किधर से भी घुमा करके पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 6,10 का कोटि क्या होगी। यहाँ पे कोटि का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो देखिए कोटि क्या होती है, पहली होती है भुज, दूसरी होती है कोटि, तो कोटि कौन हो जाएगी 10 हो जाएगी, तो 10 पे टिक कर दीजिए, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे कह रहा है बाबू कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, बहुत ही आसान है, इजी है। इसको क्या कर देना है, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, तो 16:81 देख लीजिए कहाँ है, तो 16:81 ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, अगला जो देखिए प्रश्न कह रहा है बाबू कि बिंदु A 5,2 है और B 9,5 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे एक रूट बना देनी है, या आप रूट नहीं बनाएगा तभी बन जाएगा। ये वाला जो पहले वाला यानी कि B वाला जो पहला दिया है 9 में से पहले वाला A वाला को घटा दीजिए, यानी कि 9 में से 5 गया, को बचेगा बाबू, तो 4 को का स्क्वायर कर दीजिए, को बचेगा बाबू, को आएगा तो 16 आएगा। जब 9 है 9 में से 5 को घटा दीजिए, को आएगा तो 4 का स्क्वायर कीजिए क्या हो जाएगा 16, आप प्लस कर दीजिएगा क्या हो जाएगा, 5 में से 2 को घटा दीजिएगा, को बचेगा 3 गो, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, को हो जाएगा 9 गो, और 16 को 9 को होता है 25 गो, तो 25 को जब होता है तो 25 का आप क्या कीजिएगा आप बाहर कर दीजिएगा, 25 को बाहर कीजिए क्या आ जाएगा 5, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। कितनी सिंपल है, बहुत ही आसान है ना। क्या हो जाएगी यहाँ पे 5, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगी। ध्यान से समझिए एक बार, और क्या करना है, जो B का वैल्यू दिया गया उसमें उसके आगे वाले से इसके आगे वाले को घटा दीजिए, यानी कि 9 में से 5 को घटा करके इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 में से 5 को घटाए तो 4 और 4 का स्क्वायर 16, जोड़ देना है किसमें दूसरे वाले 5 में से, यानी कि जो दूसरा वाला मान दिया गया उसमें से आपको इसके पहले वाले को घटा देना है, यानी कि 5 में से 2 को आया 2 को घट जाएगा तो आ जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 9, यानी कि अब आपको 16 को 9 को जोड़िएगा 25, और 25 जो है रूट में है, रूट से बाहर कीजिएगा आ जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए इस तरह से
चलिए बाबू आगे बात करते हैं। आगे बहुत ही समझने वाली है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में अगर डीई समानांतर बीसी है तो एडी बराबर बीडी 3/4 है, तो एसी बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो एई का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, ये इस तरह से त्रिभुज है, इसे थोड़ी ध्यान से समझिएगा, ये बड़ी कठिन सवाल है। यहाँ पे ए बी और सी ये ऐसा आपको नहीं देनी चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप में। चलिए इसको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक खींच दीजिएगा इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पे डी और ई लिख दीजिएगा, और कह रहा है कि डी ई समानांतर किसके है, बीसी के है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है कि एडी बट्टे बीडी या डीबी, बात वही है, बराबर एडी बट्टे जब बीडी होता है, एडी बट्टे डीबी होता है, तो एई बट्टे क्या होता है, इसके बराबर होता है, ये फार्मूला होता है, ये थेल्स परिमेय से ईसी होता है। ठीक है, देखिए ये बराबर होता है, तो इसका वैल्यू हम लोग को दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, 3/4 दे दिया गया है। तो 3/4 बराबर एई बट्टे ईसी दे दिया गया है। तो एई बट्टे ईसी जो दिया गया है, तो इसमें का वैल्यू यहाँ पे 15 दिया गया है। टोटल वैल्यू हम लोग का 15 दिया गया है। तो 15 जब दिया गया है टोटल वैल्यू ए से सी तक की, तो केवल इसमें का ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को 15 में से एई घटाएंगे तब ना आएगा हम लोग का। तो 15 में से यानी कि जो हम लोग का एई का वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, AC माइनस 15 हो जाएगी। तो AC माइनस यानी कि 3/4 बराबर AC माइनस 15 बट्टे हम लोग को क्या आ जाएगी, नीचे वाला जो दिया गया था वह हम सभी का क्या आ जाएगी, नीचे। इस तरह से जब हम लोग का त्रिभुज बना हुआ था और यहाँ पे जो हम लोग का क्या बना हुआ था, A B C, यहाँ पे D और यहाँ पे E बना हुआ था, तो E बट्टे C हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो ये हम लोग का E और C हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी परेशानी हो रही है, थोड़ा लंबा सा बनेगा ये, आपको 6 पॉइंट कुछ में ये क्वेश्चन है, उसे आप सॉल्व कीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको क्रैश कोर्स वाली वीडियो में हम बता देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व कीजिएगा ना, तो जब इसे सॉल्व कीजिएगा, इसे तिर्यक मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो तिर्यक में चाहिए 4AC हो जाएगा, और AC का जो वैल्यू दिया गया है वो AC का वैल्यू 15 दिया गया है, तो 15 चौका 60 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, 15 चौके 60 माइनस यहाँ पे AE 4AE हो जाएगा, क्योंकि 4 से गुणा करना है, 4AE हो जाएगा, AE हो जाएगा, और बराबर नीचे जो दिया गया था 3 और नीचे क्या दिया गया था, 3 में आपको गुणा करना था ना, गुणा तो करना था। तो 3 से जब आप गुणा कीजिए किसमें, इसी था, तो इसी में गुणा कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे है 60 माइनस 4AE बराबर इसी। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा 30 नंबर प्रश्न का, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो ए नंबर आ जाएगा, 6.43 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए सॉरी, लेकिन अगर कहिएगा आप तो मैं आगे से इस पे वीडियो बनाकर दे दूंगा, या आपको क्रैश कोर्स वाले वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, थोड़े से लंबा है बाबू, इसको आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर ए नंबर होता है। ठीक है, ए नंबर इसे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 डॉट का कौन सा पद 119 है। इसके लिए सबसे पहले आपको ए का वैल्यू निकालना होगा, तो ए का वैल्यू 4 हो जाएगा, और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 में से 9 में से 4 घटा दीजिएगा, आ जाएगा क्या चीज़, 5, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया जाता है, वही हमारा डी का वैल्यू आ जाता है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे इसका कौन सा जो पद होगा वो 109 है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला अपनाना होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपनाना होता है। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर पहले से क्या दिया गया, 109 दिया गया है। चलिए, तो a का वैल्यू हमने 4 जानते हैं, यानी कि 4 अभी निकाले, और n का वैल्यू हमको नहीं पता है, निकालना है, तो -1 इंटू डी हो जाएगा। डी का वैल्यू हमने क्या निकाला, 5 निकाला, बराबर क्या हो जाएगा, 109 हो जाएगा। जब हम लोग 12 इसको क्या किया, इंटू बराबर 109 कर दिया जाएगा, तब इसे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 4 को इस साइड लेकर के जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू, 4 घट जाएगा, यानी कि 109 में से क्या हो जाएगा, 109 में से 4 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 105 आ जाएगा। और अब यहाँ पे डी का जो वैल्यू हम लोग निकाले थे, क्या आए थे, 5 निकाले थे, यहाँ पे डी का वैल्यू तो 5, यानी कि यहाँ पे n माइनस 1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 105 बट्टे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब इसे आप कटाइएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 21 हो जाएगा, और 21 जब आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग देखें कि n माइनस 1 बराबर क्या आ गया, 21 आ गया। तो जब n का वैल्यू निकालना है तो a माइनस में तो इस तरह जाएगा, तो यानी कि 21 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 22 आ जाएगा। तो 22वां जो पद होगा वो आपका 109 होगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा वह बिल्कुल जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से
आपको जो होगी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, a + n - 1 × d वाला जो फॉर्मूला है उसको लगा देना है और उसके बदले आपको 109 पहले से दिया हुआ है और n का वैल्यू आपको निकालना है तो निकाल दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 है तो sin थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए। तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। जब लंब बटा आधार होता है तो आपको कर्ण ज्ञात करनी है, क्योंकि sin थीटा में क्या होता है, sin थीटा में होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है तो लंब बटा कर्ण यानी कि कर्ण का वैल्यू पता होनी चाहिए पहले से आपको। तो कर्ण का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, इसमें कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, यानी जब इसे जोड़िएगा तो हो जाएगा 169 और 169 को जब आप बाहर कीजिएगा तो आ जाएगा 13, यानी कि आ गया 13। तो लंब बाटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब का वैल्यू पहले दिया है, क्या चीज़ दिया गया है यहाँ पे, जो लंब बटा आधार दिया गया है, लंब का वैल्यू 12 दिया गया है। अब बटे कर्ण का वैल्यू क्या आ गया 13 आ गया, यानी कि 12/13 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर जो है वह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको तरीका अपनानी है और इसे सॉल्व करके बना देनी है। यानी कि 2 वैल्यू दिया होगा, तीसरा वैल्यू निकाल करके जो भी कहता है उसे आपको बना देना है। इसका भी तरीका हम आपको क्रैश कोर्स में बता देंगे, बताने वाले हैं, बता दिए हुएंगे। तो जाकर के क्रैश कोर्स वाला वीडियो को प्लीज़ आप जरूर देखिएगा और ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करके अपना तैयारी जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न हम सभी का जो है कह रहा है कि यदि a बराबर या a × -7,5 और b बराबर -4,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए बहुत बड़ा ये फॉर्मूला होता है, बहुत बड़ी तरह से निकाला जाता है, लेकिन आपको ट्रिक बता रहे हैं। आपको क्या करना है कि जो पहले वाला दिया गया है और उसके बाद वाला जो दिया गया है उसको जोड़ देना है। तो -7 और +4 कितना हो जाएगा बाबू, तो -7 में है और +4 में है तो -3 आ जाएगा और उसके नीचे 2 लिख दीजिएगा, उसके बाद कमा लिख दीजिएगा और उसके बाद से 5 है तो 5 गो और 2 गो कब होता है 7 गो, तो 7 बट्टे कितना हो जाएगी, नीचे 2 लिख देंगे हम लोग, यानी कि -3/2 और 7/2 कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन बी नंबर में दिया गया है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इतनी आसान तरह से आपको बता रहे हैं तो दिमाग में भी बैठा लीजिए। अगर आप भूलेंगे कभी तो हमारा जा करके सर्च करके देख लीजिएगा कि बताओ, ठीक है। चलिए तो हम सभी का 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली ऊर्ध्व मीनार की ऊंचाई बताइए। चलिए तो इसका पहले फिगर बना लेते हैं, उस तरह से बना लेते हैं। देखिए इस तरह से आपका फिगर होगा, यहाँ पे आप ए लिख दीजिएगा, बी लिख दीजिएगा और सी लिख दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे BC, तो BC का जो वैल्यू हो जाएगा वह 30 मीटर दिया हुआ, तो 30 मीटर आप लिख देंगे। और यहाँ पे कह रहा है AB की वैल्यू ज्ञात कर दीजिए, यानी कि ऊर्ध्व स्थान की। तो यहाँ पे 10 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 10 का मान क्या होता है बाबू, लंब बटा आधार होता है, यानी कि AB बराबर AB/BC हो जाएगा, यानी कि 10 कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर AB/BC हो जाएगा। चलिए तो 10 60 डिग्री का फॉर्मूला ये 10 60 डिग्री का मान होता है हम लोग का √3 बराबर AB का वैल्यू तो ज्ञात ही करना, तो AB बराबर AB और BC का वैल्यू 30 दिया है तो वहाँ आ गया 30। अब यहाँ पे नीचे लिख देंगे 1, अब 3 गुणा कर देंगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा 30√3। तो 30√3 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन सी में, तो हो गया। और ये कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ दिया जाता है, तो इसे याद कर लीजिएगा, हमसे बता दिए। चलिए आगे बात करते हैं। ये अगला वाला ये भी 5 नंबर में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 2 खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर, ये 2 खंबा है, एगो की ऊंचाई जो है वह 6 मीटर है और एगो की ऊंचाई जो है 11 मीटर है, समतल भूमि पर खड़े हुए। मान लीजिए भूमि पर खड़े हुए हैं, इसका 6 है और इसका 11 है। अब आगे कह रहे हैं यदि खंभों के पाद के बीच की दूरी 12 है, यानी कि ये 12 हो तो इसकी ऊपर सिरों की बताइए, यानी कि ऊपर वाले सिरों को बता देने, तो इसको एक तरह से एक जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जब आप जोड़ दीजिएगा तो इसका जो वैल्यू होगा ये इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी कि 12 ये भी हो जाएगी। इसको आप अंकित कर लीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हम नाम दे देते हैं A, यहाँ पे B, C, D, E, जो भी आप नाम देना चाहें आप नाम दे सकते हैं और इस तरह से आप सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का 11 जो दिया गया है, किस चीज़ की वैल्यू, B से लेकर के E की दूरी, क्योंकि ये पूरी दूरी हम लोग को 11 दी गई है। तो यहाँ पे ऊपर वाले का मान ज्ञात करनी है, तो ऊपर वाले का मान ज्ञात करने के वाले इस वाले का मान को घटा देंगे, यानी कि 11 में से हम लोग क्या घटा देंगे, DE के मान हम लोग घटा देंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। और उसके बाद से जब हम लोग का ये वैल्यू निकल ही जाएगा और ये वैल्यू जब दिया गया है तो इस वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि कर्ण के जो है वो फॉर्मूले से हम लोग इसको निकाल लेंगे। यह आसान है, यह 5 नंबर में पूछा जाता है, आप पढ़े भी होंगे। तो इसे बना दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए। केवल आपको सॉल्व करना है इस वाले फॉर्मूले में, क्योंकि समय देख रहे हैं बाबू बहुत ज़्यादा लग गया है। इसके लिए हम सोच रहे हैं थोड़ी सी ट्रिक ही बता दें और आप आसानी से सॉल्व कर दें। इसका आंसर हो जाएगा बाबू 13 मीटर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर। चलिए
आगे बात करते हैं। अगला देखिए बाबू, प्रश्न कह रहा है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 के है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इसमें देखिए शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्या तरीका है, क्या ट्रिक है, इसको आधा कर दीजिए। ठीक है, तो 9 का आधा कीजिएगा क्या होगा, 3 होगा, और 1 का आधा कीजिएगा तो 1 का बात 1 ही है। तो यानी कि देखिए ये स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर वाले तीन तरीका 9 होता है ना, तो 9 जो है 9 को आधा कर दिए 3, मतलब आधा करने का तरीका हम बता रहे हैं, मतलब स्क्वायर वाला आधा करना है यहाँ पे। तो 3 तरीका 9 यानी कि 3 और 3:1, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 36 नंबर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात कीजिए, थोड़ी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, समय बाबू बहुत ज़्यादा लग गया। आगे कह रहा है कि 4,2,5,0,3,2,3 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक बाबू ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि जो सबसे अधिकतम बार आया होता है वो हमारी बहुलक होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 2 हमारी बहुलक हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर जो हो जाएगा वो हम सभी का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बाबू क्या होगा। अब यहाँ पे आयतन ज्ञात की जा रही है, तो आयतन बराबर क्या आप जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है, यानी कि ए बी मतलब एल बी एच होती है, एल गुणे बी गुणे एच होती है, यानी कि सबको गुणा कर दीजिए, या 15 गुणे 12 गुणे 4.5 को गुणा कर दिए, सबको एक साथ बाबू गुणा कर दीजिए। तो जब आप सबको गुणा करके आप बनाइएगा इसको, बस आपको सबको गुणा कर देना है, कुछ इसमें नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, इसमें सबको गुणा कर देना है, यही आपको तरीका ट्रिक है। तो जब आप गुणा कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 810, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न बाबू देखिए यहाँ पे दिमाग लगाने वाली है, कह रहा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल देखिए, त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह क्षेत्रफल याद करके रखिएगा कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। ध्यान में रखिएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टा 360 होता है। लेकिन आप देखिएगा तो इनमें से चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी को जब आप देखिएगा यहाँ पे दिया गया है थीटा बट्टा 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 से जब इसको कटा दीजिएगा तो 360 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये इस वाले फॉर्मूले पर लागू हो गया कि नहीं होगा कि पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, हाँ तो लागू हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको घुमाने के लिए आपको ये दिया गया है, तो आपको सतर्क रहना है, इस तरह से आपको बता रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं होगा। तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, 1 घंटे से लगभग हम बोल रहे हैं, शायद अभी देखे नहीं है कितना देर का वीडियो हो गया। तो इतना मेहनत जब आपको कर रहे हैं, लगातार आपको पढ़ाया जा रहा है, इतना मेहनत किया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज बाबू नहीं है और नहीं लेंगे, तो आपको यहाँ पे लाइक तो करना बनता है और शेयर करना बनता है। ठीक है, जितना शेयर करेंगे हमारा मोटो जो होगा अंदर से मेरा जो ये जुनून आएगा और हम अच्छे से और कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न है इसे हम ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाए हैं, थोड़ा सा तरीका बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमको लगता है ये प्रश्न गलती दिया गया है, क्योंकि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए दिया गया है, यहाँ पे प्लस होनी चाहिए। जब इसे प्लस करिएगा तो ये इस वाले फॉर्मूले पे बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाती है, आपको कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाती है, यानी कि ऑप्शन इस तरह से बी आ जाएगी। लेकिन इस तरह से इस वाले फॉर्मूलों को इस वाले क्वेश्चन को अगर इस तरह से दिया गया है तो क्या यह सही है या गलत है, थोड़ा अपने से भी जांच कर लीजिए, या आगे से आने वाली वीडियोज़ में अगर हम जाँच कर लेंगे इसको तो हम आपको बता देंगे। थोड़ी सी समय नहीं थी तो इसको ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन हमको लगता है कि ये गलती है, ये ऐसा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर इस तरह से अगर रहता है, यहाँ पे अगर प्लस दे दिया जाता है तो इस वाले फॉर्मूले से बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला नंबर बाबू देखिए प्रश्न कह रहा है कि वर्ग अंतराल 110 और 130 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। यहाँ पे देखिए बाबू वर्ग चिन्ह कह रहा है, तो वर्ग चिन्ह करने के लिए देखो क्या करना होता है, बहुत ही आसान और ट्रिक बता देते हैं। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, यानी कि 110 और 130 को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा। 240 में से क्या कीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, तो कौन आएगा 120 आएगा ना। 240 में से जब आप भाग दे दीजिएगा तो 120 से आएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बात करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है ये प्रश्न कि टेन 47 डिग्री बट्टे कॉट ये 33 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, दोनों ऊपर या नीचे में से किसी को एक को 10 दिया होगा तो कॉट में बदल लिया जाता है, कॉट दिया तो 10 में बदल लिया जाता है। यानी कि 10 यहाँ पे 19 माइनस क्या हो जाएगा 33 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉट किसके बराबर हो जाएगा 33 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 10 90 माइनस ये 33 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर होता है, कॉट 33 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि
कॉट 33 डिग्री बट्टा कॉट 33 डिग्री, तो जब इसे कटाइएगा तो एक ही नहीं आएगा, तो वैल्यू इसका एक आ जाएगा। और अक्सर आप ध्यान में रखिएगा, अगर अक्सर ऐसा प्रश्न आता है तो आप एक पे टिक कर दीजिएगा बिना सॉल्व किए, तो भी आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयिकता क्या होगी। तो देखिए, जब आप पासे को फेंकिएगा तो पासे पर 1 से लेकर के 6 तक संख्या होती है, तो 1 2 3 4 5 और 6 होती है। तो 1 से लेकर के 6 तक में कौन कौन सम संख्या है, तो 2 है, 4 है और एक 6 है, यानी कि तीनों गुना सम है, तो 3 बटा क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसको कटेगा तो 1/2 हो जाएगी, यानी कि 1/2 जो कि क्या हो जाएगी, इसका आंसर बाबू हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी में आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण AOB बराबर 115 डिग्री है, तो कोण APB का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे O वाला जो वैल्यू दिया गया ना, वो वैल्यू आपको दे दिया गया है और P वाला वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जब यहाँ पर वैल्यू पूछा जा रहा है ना, तो ये आपको दुगुना होता है, ये वाला, तो आपको आधा कर देना है, यानी कि आपको क्या 115 दिया गया, तो 115 को आधा कर दीजिएगा। तो जब आप 115 का जो आधा जब आप कर दीजिएगा ना, तो आधा कीजिएगा तो ऑप्शन 57.5 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह डी नंबर जो होगा वह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बस इसको यहाँ पे ट्रिक अपनाना है। अगर यहाँ पे जितना दिया गया, अगर यहाँ का वैल्यू पूछ रहा होगा तो आपको आधा कर देनी है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 10 स्क्वायर ए का मान जो होगा वह क्या होगा। तो देखिए, इसको बनाने के लिए क्या किया था, पहले तो आप कॉमन ले लीजिए, तो 5 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बाबू, तो आप कह दीजिएगा कि 1 के बराबर होता है, तो 5 × 1 यानी कि क्या हो जाएगा, 5 में 1 से गुणा कीजिएगा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ए नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 5। चलिए आगे बात करते हैं। यही तरीका है, कितनी अच्छी तरीका है, कितनी अच्छी ट्रिक से बता रहे हैं, इतनी समझा के बता रहे हैं, तो आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे है कि एक निश्चित घटना की प्रयिकता क्या होती है, तो बहुत ही बढ़िया है और इसे याद करने वाला है। तो एक निश्चित घटना की प्रयिकता 1 होती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगी। चलिए आगे बात करते कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो देखिए बहुलक दिया गया है, माध्यक दिया गया है, मान विचलन दिया गया, माध्य दिया गया है। तो देखिए मान विचलन जो दिया गया है, मानक विचलन, ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बात कर रहे हैं। आगे देखिए बाबू, ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए ध्यान से इसको ट्रिक बता देते हैं क्या कर रहा है। देखिए साइन स्क्वायर जो थीटा दिया गया है इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा गया है, तो इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग 1/, क्या लिख सकते हैं, 1/, हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 1/, साइन थीटा हम लोग किसके बराबर होती है, कोसेक थीटा के बराबर होती है। यहाँ से या एक साइन से एक साइन कट जाएगा, यानी कि केवल साइन थीटा बच जाएगी, तो आपका साइन थीटा जो बच जाएगी, तो साइन थीटा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। देखिए इस तरह से ये वृत्त हो गई, 2 स्पर्श कर रहा है, और इसमें वृत्त स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो 2 ही गुना होगी, एक ऊपर जाएगी, एक नीचे जाएगी, तभी ना स्पर्श करेगा, तो हाँ करेगा, तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है बाबू, देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री हो, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फा बराबर बीटा, यानी कि देखिए यहाँ पे भी 45 और यहाँ पे भी 45 होनी चाहिए, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए अल्फा 45 है और बीटा 45, तो कब हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, तो साइन 90 हो रहा है, तो यानी कि साइन 90 का वैल्यू डायरेक्ट पूछ रहा है, घुमा करके पूछ दिया है, तो साइन वैल्यू जो होता है 90 का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। आकृति देख लीजिए, ये इस प्रकार से आकृति दी गई है। यहाँ पे कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ की दूरी बता रहा है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी 6 सेंटीमीटर, और यहाँ की दूरी आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि वैल्यू नहीं दी गई। तो ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ से यहाँ की दूरी जब आपको पूछ रही है, तो ये दूरी आपको क्या हो जाएगी, जब आधा आधा हो जाएगी, तो ये भी जो 20 दिया गया तो 10 गो इधर होगा, 10 गो इधर हो जाएगा, तो जब 10 इधर हो जाएगा, 10 इधर हो जाएगा, तो 10 जो इधर भी हो जाएगा ना, 10 यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जब 10 यहाँ पे हो रहा है, 10 यहाँ पे, क्योंकि टोटल दूरी 20 है, तो जब आधा आधा कर दिएगा तो 10 गो इधर 10 गो इधर हो जाएगा, तो 10 गो इधर 10 गो इधर, तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 10 गो 6 गो कब हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना,
10 को 6 को कब हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यही 16 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको x का मान पूछ रहा था, x का मान यानी कि यहाँ का पूरा वैल्यू क्या होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। बस आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कितनी आसान है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला कह रहा है बाबू कि एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन ज्ञात कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे व्यास दे गया तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, आपको आधा कर दिया यानी कि 10 के बदले 5 हो जाएगा। और इसका शंकु का जो आयतन होता है क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होती है। और एच का वैल्यू यहाँ पे 12 सेंटीमीटर तो पहले से दिया गया, यानी कि सबको गुणा कर देना है। 1/3 इंटू पाई, पाई का मान 22/7, यानी कि गुणा क्या करना है आपको 1/3 इंटू 22/7 बट्टे हमने आर का मान क्या निकाला 5, यानी कि त्रिज्या का मान 10/2 कर दिया तो 5 निकल गया, इंटू एच का मान 12। अब इसको सबको क्या कर दीजिए, आपको गुणा करके सॉल्व कर दीजिए। जब आप गुणा करके इसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि चूंकि ज़्यादा समय नहीं हम सॉल्व करके आपको दिखा देते, तो 53 नंबर प्रश्न का आपका जवाब आ जाएगा क्या चीज़ 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पाई को सॉल्व नहीं कीजिएगा क्योंकि पाई में आंसर दिया गया है। अब पाई को 22/7 हम रख दिए हैं, अब 22/7 मत रखिएगा, ठीक है, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, आपका आंसर नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पे पाई का मान यहाँ पे हमने नहीं देखा, ऑप्शन ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे देखिए 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 5 × 5, आर का स्क्वायर कह रहा था ना, अब 12, तो 5 25, अब 25 में 12 कर दीजिए, बट्टे 3 कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका 100 पाई आंसर आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा आंसर, ये आप चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है बाबू कह रहा है कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा क्या होगी। तो देखिए वर्ग की जो भुजा होती है वो √2 गुणे भुजा होती है। क्या होती है, √2 गुणे भुजा होती है। √2 गुणे भुजा यानी कि वर्ग की भुजा बराबर हम लोग दी गई है कितनी 16√2। तो 16√2 जो हम सभी का दी गई है 16√2, वह √2 से √2 तो हम लोग का कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा हम सभी का, हम लोग का 16 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो हम लोग का भी आंसर जो होगा ए हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझिए, थोड़ी जल्दी जल्दी बोल दिए कि 16√2 दिया गया है, और इसके बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है कि √2 गुणे भुजा। √2 गुणे क्या चीज़ भुजा, तो √2 से √2 को कट गया, यानी कि भुजा का मान क्या आ गया 16, या भुजा की लंबाई ना पूछ रहा था 16 तो हो ही गया। चलिए, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि साइन P बराबर साइन Q तथा अगर हो, मतलब साइन P बराबर साइन Q हो तथा P और Q का न्यून कोण हो तो तब क्या होगा, मतलब वैल्यू जो होगा वह क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि साइन P बराबर साइन Q तभी होगा जब P और Q का मान आपस में बराबर होगा, यानी कि P बराबर Q होगा तभी ना साइन P और साइन Q के बराबर होगा। क्योंकि अगर साइन 0 का मान निकालते हैं और साइन 30 का मान निकाल देते हैं, अगर आपस में बराबर नहीं है, P बराबर Q नहीं है, तो फिर दूसरा मान आ जाएगा। क्योंकि कोई ऐसा मान नहीं है जो मान आपस में बराबर होता है। मतलब साइन वाले में साइन 0 का मान अलग होता है, साइन 30 का मान अलग होता है, साइन 45 का अलग होता है, साइन 60 का अलग होता है, साइन 90 का अलग होता है। ठीक है, तो जब अलग होता है तो फिर कैसे होगा, कब होगा ये साइन P बराबर साइन Q। यहाँ पे कॉस का मान दिया होता तो बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है साइन P बराबर साइन Q। तो साइन P जो कह रहा है हम लोगों का, तो साइन P के बदले हम लोग को P का मान दोनों बराबर होना चाहिए, P बराबर Q होना चाहिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि R त्रिज्या तथा H ऊंचाई वाले बेलन के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल में वर्ग में क्या होगा, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला पूछ दे रहा है कि R त्रिज्या तथा H ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो होता है वह क्षेत्रफल जो होता है वह वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो 56 नंबर प्रश्न का जवाब आपका हो जाएगा क्या चीज़ हो जाएगा बाबू, तो आपका बी नंबर हो जाएगी 2πRh होता है। किसका, आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, यानी कि ऑप्शन बी। आगे प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वह क्या होगा। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो 14 सेंटीमीटर दिया गया, यानी कि इसका हम सबसे पहले तो त्रिज्या निकाल लेंगे, और त्रिज्या निकाल करके जब इसे हम अर्धगोले का क्षेत्रफल, जब हम इसे अर्धगोले वाले पर जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे 3πr² पे 3πr² पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 का 3 22/7 यहाँ पे रख देंगे, और इंटू r², r का बदले हम लोग 7 है, 7 × 7 लेंगे, और h का वैल्यू आप लोगों को क्या दिया गया है यहाँ पे वर्ग पृष्ठीय नहीं πr² होता है ना, केवल πr² होता है, 3πr² होता है। यहाँ पे इसमें h थोड़ी ना होता है क्योंकि अर्धगोला कह रहा है, सॉरी गोले में h नहीं होता है। तो 7 से 7 कट जाएगा, और 22 में 7 से गुणा कीजिएगा, 7 में 3 से गुणा कीजिएगा, तो कितना आपका आंसर हो जाएगा, वो तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए नंबर आ जाएगा, 147 आ जाएगा। क्या चीज़ आएगा 147 पाई आ जाएगा। पाई का वैल्यू भी यहाँ पे चेंज नहीं करनी है, मतलब पाई का वैल्यू वही रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे जो है वो अगला प्रश्न कह रहा है कि cos 90 - a बराबर क्या होगा। तो देखिए cos 90 - a आपको बराबर है
पता है कि साइन ए के बराबर होते हैं, यानी कि साइन ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि दिया गया है कुछ चित्र में कि त्रिभुज क्यू आर बटा पी क्यू है, ये चित्र में दिया गया तो ये किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका आंसर आपको बता देते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट बता देते हैं इसका आंसर, थोड़े से सॉल्व करना होगा, समय मेरे पास नहीं है या वीडियो भी लंबा हो चुकी है। इसका आंसर बाबू बी नंबर होगा, याद करके रहिएगा। कोट अल्फा के बराबर होता है। ऐसे भी अगर प्रश्न आता है आप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अच्छा चलिए समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्यू आर बट्टे पी क्यू, देखिए क्यू आर कहाँ पे है, क्यू आर बट्टे यानी कि ये आधार है ना, आधार बट्टे क्या कह रहा है, आधार बट्टे कह रहा है पी क्यू आधार बट्टा लंब। बता आधार बट्टा जो लंब है वो किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है। आधार बट्टे लंब किसके बराबर होता है, कॉट के। कॉट बराबर आधार बट्टा लंब होता है ना, टेन बराबर होता है लंब बटा आधार, और आधार बराबर होता है क्या चीज़, सॉरी कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब क्या हो जाएगी, कॉट के बराबर, इसलिए कॉट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कहिएगा कि नहीं समझे, चलिए इसको भी समझा दिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.47 और 7 पे रेकनिंग है, इसका वैल्यू जो होगा क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 43/99 होगा। देखो कैसे किया जाता है इसको। अगर ये 47 दिया गया है ना, 47, तो इसमें वाला जो आगे का मान होता है उसको घटा दिया जाता है। तो 47 में से 4 अब बाटा में 1 लिख के जो पे रेकनिंग होगा तो वो 0 बैठाया जाता है। सॉरी ये कह रहा है 9 लिख करके, जो रेकनिंग होगा तो पे 0। तो रेकनिंग पे एक पे है ना इसमें, तो यहाँ पे जो है वो एक पे 0 हम लोग बैठा देंगे। तो 47 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 43 और 43/90, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 43/90, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से इसे याद करिएगा। ठीक है, यानी कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, एक तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, तो क्या क्या आगे वाला मान घटा दीजिएगा, नीचे 9 लिख दीजिएगा, जो गो पे रेकनिंग होगा तो वो 0 लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। इस तरह से आपको 60 प्रश्न हमने बताया। बहुत ही मज़ा आया होगा आज की इस क्लास में, बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। जल्दी से लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। अब रही ये चीज़ कि आपको लघु उत्तरीय भी प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न है, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम ऐप में अपलोड कर दिए हैं। जाइए ऐप से आप देख लीजिए, समय बहुत ज़्यादा लग गया है। जाइए फटाफट ऐप को डाउनलोड कर, नहीं किया तो कर लीजिए और जाकर के देखिए, और आगे से हम आपको फिर से इस पे भी वीडियो बना करके आपको दे देंगे, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी ना। तो इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।